मेरे को बेसिक से समझाओ सो दैट हर किसी को, हर सब ऑडियंस को जिसको नहीं पता इसके बारे में उन्हें भी समझ में आए। हुआ क्या, इंडिया और कनाडा काफ़ी क्लोज थी कंट्रीज़, इंडिया से काफ़ी लोग जाते थे कनाडा, कनाडा से काफ़ी लोग इंडिया आते थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, सब अच्छा चल रहा था और एटलीस्ट बाहर से दिखता था कि सब अच्छा चल रहा था, राइट। एकदम से ये पिछले कुछ 6-7 महीने साल भर के अंदर इतनी सारी न्यूज़ आने लग गई है नाउ इस पॉइंट पे जहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हो कि जो हमने पाकिस्तान के साथ किया या पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया वैसा हो सकता है कनाडा के साथ। तो देखिए ये इसको स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1950 से शुरू करते हैं, जब कनाडा इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। कनाडा ने हमको काफ़ी सारा, उन दिनों में लोगों को याद नहीं है कि हम भूख से मरते थे, भूखमरी होती थी इधर, ठीक है। कनाडा ने हमको काफ़ी सारा अनाज फनाज भेजा था। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं कैंडू हैं, कनाडा, यूएस, इंडिया, फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कनेडियन और यूएस न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, ओके। डिज़ाइन जो इंडिया को दिया गया था एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम करके, ये ठीक है। अब तब से क्या हुआ कि जैसे ही समझा गया कि हिंदुस्तान रूस के साइड में, सोवियत संघ के साइड में है, तो वो कोल्ड वॉर में थोड़ा रिलेशंस खराब, अच्छा भी नहीं था खराब भी नहीं था, ऐसे रख लो, लूक वॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है, गुनगुना। और जो बेसिक ये आया जब जस्टिन ट्रूडो का बाप जो था पियर ट्रूडो, वो प्रधानमंत्री बना। पियर ट्रूडो बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो की तरह था, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिगड़ा हुआ बच्चा, काफ़ी। और द प्रॉब्लम इज सबको ये बैड बॉय अच्छे लगते हैं। ये बैड बॉय बिहेवियर जो होता है ना, बॉलीवुड में भी देख लीजिए, बैड बॉय नॉर्मली एक चांटा मार के चुप हो जा करके बोलना चाहिए, पर माँ बाप को पता नहीं था कि बच्चे को कैसे रेज करते हैं, तो वो ऐसे हो गए। और लोगों को भी वो ना विलन तो नहीं बोलेंगे, पर वो बैड बॉय एटीट्यूड अच्छा लगता है, गाली देना भी अच्छा लगता है, पर अगर वो नहीं होंगे उधर तो किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो जस्टिन ट्रूडो वैसे था, उसने देखा कि भाई ये हिंदुस्तान में ये टेररिज्म चल रहा है, ये बहुत अच्छा टाइम है इन लोगों को इधर लाने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में उस टाइम वो अब ये इंफॉर्मेशन एज 90s में जो शुरू हुआ, जो सर्विसेज डेस्क के पीछे बैठो और ये टाइपिंग करो, वो काम नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग काम होते थे, सर्विसेज नहीं होते थे, लेबर होता था। और उनको, और अमीर लोग तो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, ये अमीर देश थे, तो इंपोर्ट करना पड़ा, जैसे जर्मनी ने किया, जैसे इटली ने किया, पूरे यूरोपियन यूनियन ने किया, अमेरिका ने किया, कनाडा ने, सब ने ये मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के लिए, लेबर के लिए लोगों को ले आए। और इसमें पंजाब से कई सारे लोग आना शुरू किया। जब ये टेररिज्म में बदला 80s में, तब डैडी ट्रूडो ने, पियर ट्रूडो ने बहुत वेरी स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया आने के लिए। तो ये उधर जाके इन्होंने क्रिमिनल गैंग्स बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो अपने खानदान को लेना शुरू किया उधर से। ना प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ कि जब भी उधर खानदान आता था, तुम समझ लो एक छोटा लड़का पटियाला के खेतों में या लुधियाना के खेतों में, पटियाला लुधियाना अरबिक, पर समझ लो कि बाहर की जो खेत है उनके बाहर खेती बाड़ी करके सडनली टोरंटो में पहुंच गया। बेचारा वो लैंग्वेज नहीं जानता है, सोशल ग्रेसेस नहीं जानता है, लड़कियों को देखेगा बिकिनी में करके देखते रहेगा, ठीक है। आई वोंट से बदतमीजी है, उसने कभी उसका कल्चर में नहीं है। आई मीन रूरल लुधियाना में कौन यार बिकिनी पहन के जाएगा, ठीक है। गोरे लोगों को उसने देखा नहीं है। अब पॉलिटिशियंस को क्या लगता है, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इधर से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। खालिस्तानी सबको डोनेशन कैश में देते हैं, बाय द वे, नाम के वास्ते जितना मैक्सिमम दे सकते हैं, आई थिंक $1,200 या $1,700 वो दे देंगे, उसके बाद सब कैश कैश कैश, ठीक है। और ये बहुत कॉमन चीज है उधर कि पॉलिटिशियंस ने देखा कि भाई देख, इनका ना मैं गुंडागर्दी करवा सकता हूँ। पहले तो कनाडा में गुंडागर्दी नहीं था, पर अब आजकल मैं पिटवा सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, दो तरफा हमला किया। एक तो उन्होंने बोला कि भाई खालिस्तानी तुम हमारे फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स बन जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर एक ब्राउन कलर के सरदार ने किसी को मार डाला कहीं, जब वो जेल जाएगा वो न्यूज़ ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते हैं।
ये काले काले लोग हैं और सब काले काले, इंडियन, अफ्रीकन, सरदार, चाइनीज, ये लोग ऐसे ही होते हैं, गोरे नहीं होते। ये एटीट्यूड है, ठीक है। इट कैपिटलाइज। दूसरा उन्होंने क्या किया, कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी कि गोरा आदमी अगर गोरा आदमी को मारे, बहुत सख्त क्राइम है, हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत ये होगा। पर ब्राउन आदमी अगर ब्राउन आदमी को मारना चाहिए, देखिए ये उनका कल्चर है। हमको, वो अभी आए हैं हिंदुस्तान से, उनको टाइम लगेगा अकस्टम होने में। हमको इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ये कठोर बर्ताव नहीं करना चाहिए इनके साथ, समझना चाहिए हमको। इट इज एक्चुअली वेरी रेसिस्ट, क्योंकि आप मानते हो कि दो डिफरेंट लीगल स्टैंडर्ड है, एक गोरे आदमी के लिए और एक भूरे आदमी के लिए। तो उन्होंने ये भी करना शुरू कर दिया, कल्चरल, वी नीड टू बी कल्चरली सेंसिटिव, बट दिस इज व्हाट दे डिड। एक साइड लॉफेयर, दूसरा साइड क्रिमिनलाइजेशन, एंड इट इज ऑलमोस्ट एंटायरली द लिबरल पार्टी। ट्रूडो का बाप, फिर जॉन क्रेतियन जो बीच में था, और जस्टिन ट्रूडो जो इसने कर रखा है। सो मच सो कि जब ये कब 2015 या 16 में जस्टिन ट्रूडो आया था, आई फॉरगेट व्हेन ही वन हिज फर्स्ट इलेक्शन, जो मॉडरेट सिख्स थे उनको पीट के प्राइमरीज के टाइम पे कंटेस्ट तक नहीं करने दिया लिबरल पार्टी के प्राइमरीज के लिए, क्योंकि उधर प्राइमरीज होते हैं जिनको वोट करना पड़ता है, लोकल में पार्टी के लोग वोट करते हैं। बट बाय द वे, लिबरल प्राइमरीज में स्टूडेंट्स जो वीजा पर हैं वो भी वोट कर सकते हैं, कोई भी आके वोट कर सकता है, ठीक है। सो यू चूज द कैंडिडेट दैट वे। इधर पार्टी हाई कमांड डिसाइड नहीं करता है किसको टिकट देना है, वो ग्राउंड अप प्रोसेस है, उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है। तो जो भी मॉडरेट कैंडिडेट्स, उनको पीटा गया, ये कैमरा पे है। बाहर जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, RCMP, वो खड़ा था, पर क्योंकि ये वो कल्चरल रिलेटिविज्म, बुरे लोग हैं, एक दूसरे को पीटते हैं। ये ना पंजाब में ऐसे ही होता है, ये एक्चुअली पीटना नहीं, ये प्यार है। क्योंकि पंजाब में जब माँ की गाली दो या बहन की गाली दो, इट्स नॉट लाइक इट्स लाइक ओए तूने क्या कर दिया, ओए, इट्स लाइक दैट, ओए हट, ये तो प्यार है यार, ये तो ये है। This is the exact explanation that they gave. Really? Yep. तो इन लोगों को पीट के निकाला गया, एंड पीपल लाइक हरजीत सज्जन, जो इसका डिफेंस मिनिस्टर था, एक नंबर का नालायक, और बहुत सारे लोग ऐसे ही जमा हुए इसमें। और इनको पता चला कि खालिस्तानी, इन्होंने कम्युनिटी में इतना दहशत फैलाए रखा है, क्योंकि सब जॉब्स वही दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो IELTS 90% जो लोग मैं मिला था सरी में या ब्रैम्पटन में, वो अंग्रेजी बोल नहीं सकते। और मैं बैठ के देख रहा हूं, भाई कनाडा में माइग्रेट होने के लिए आपको IELTS का एग्जाम करना पड़ता है यार। इट्स अ टफ एग्जाम, आई हैव डन इट। भाई तू एक लफ्ज नहीं बोल सकता है अंग्रेजी में, तेरे को किसने कनेडियन पासपोर्ट दे के रखा है? So the system is being gamed. There is a huge amount of corruption in the system. तो कैसे Canadian? And clearest example is Hardeep Singh Nijjar. अंग्रेजी तो वो टूटा मोटा बोल लेता था, डेफिनेटली नॉट IELTS लेवल, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि 3 बार उसने इलीगली एंटर करने की कोशिश की, 3 बार पकड़ा गया, डिपोर्ट हुआ। चौथी बार उसको बस ओके करके, nobody knows the decision making process of how he was given his Canadian citizenship. So clearly it was an intelligence order that came from the very top at that time. प्रधानमंत्री या CSIS जो उनका इंटेलिजेंस है, उन्होंने बोला होगा इसको क्लियर कर लो। तो ये प्रोसेस हुआ कि एक कौम कैसे क्रिमिनलाइज हो जाता है, और क्रिमिनल एलिमेंट्स को ही उधर ले आ जाया जाता है। बट इतने इमिग्रेंट्स या इलीगली लोग वो लाते कैसे हैं उधर? हाउ डू यू, जैसे आज कनाडा में लोग हैं, बहुत आसान है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, इस बार उसने अपना सीट हार लिया। वो चिट्ठी लिख के देखता था, ये पर्सन परसिक्यूटेड है, इसको, ये बहुत मासूम सा है, पर पुलिस इसका जान मार डाल देगा, इसके बीबी बच्चों को मार डाल देगा, इसको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए। तो इंडिया से ज़्यादा, और वो इंडियन एयरपोर्ट में पासपोर्ट लेके गया है, उसको पकड़ा नहीं गया है, इमिग्रेशन से गया है, नो प्रॉब्लम, उसके बाकी आधार कार्ड शाधार कार्ड दिया गया है। सो इंडियन अथॉरिटीज हैव गिवन यू एवरीथिंग, बट एक चिट्ठी के वजह से, और वो
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था 5 लाख रुपए लेता था वो चिट्ठी लिखने के लिए। तो 5 लाख दो और कनाडा में भर्ती हो जाओ। और फिर सिटीजनशिप? आप परसिक्यूटेड हैं, आपको असाइलम उधर मिल गया, फिर आप 8-9 साल के बाद आप सिटीजनशिप ले लो। काम करते थे और जैसे हमने निज्जर का केस देखा, निज्जर का अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक इलीगल एंट्री आपको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई करता है। कैसे एक बंदा 3 बार इलीगली एंटर हो सकता है और उसका रिकमेंडेशन आया कि डिपोर्ट करो, उसको पार करके भी उन्होंने खुद अपने रूल्स तोड़ के उसको सिटीजनशिप दी है जो उधर हैं। और दूसरा क्रिमिनलाइजेशन जो हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इन लोगों को इंडिया आने का वीजा कैसे मिलता है, ओसीआई कैसे मिलता है? बिकॉज द सेकेंड बिगेस्ट क्रिमिनल एंटरप्राइज देयर आर द इंडियन कॉन्सुलेट्स इन टोरंटो एंड वैंकूवर। जो उधर का हिंदुस्तानी वीजा स्टाफ है उधर, जब हमने जाके सरी में और ब्रैम्पटन में जाके थोड़ा थोड़ा जितना पंजाबी बोल सकते थे, जो चुपचाप आके बात करते थे, सर हमारा तो ओसीआई लेना नो प्रॉब्लम है, हम जाके फिक्स्ड रेट्स हैं, हम उनको दे देते हैं, वो हमको दे देते हैं। तो इंडियन कॉन्सुलेट इन कनाडा, उनको कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाओ, पैसे खिलाओ तो आपको मिल जाएगा इंडिया मिल जाएगा। आप जितने भी खालिस्तानी हो नो प्रॉब्लम, आपने काफी लोगों को पैसा दे दिया, धंधा हो रखा है यार। उधर वीजा सेक्शन के स्टाफ जो हैं, आई डोंट नो अबाउट वैंकूवर, दे सेड इट्स द सेम इन वैंकूवर, आई कैन ओनली टॉक अबाउट टोरंटो, बट टोरंटो में एवरीबडी नोज, उधर अगर आप एक हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ बात करोगे, उधर बहुत सारे हमने कम्युनिटी मीटिंग्स किए थे, क्योंकि मेरे को पता लगाना था कि भाई आपके प्रॉब्लम्स क्या है बताइए। तो बोल रहे थे अगर हमको कुछ काम करवाना है हम इंडियन कॉन्सुलेट के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते, कुछ भी, जिस कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसे का इंटरेस्ट है, जिस चीज के लिए वो वहां हैं। और जो कर सकते हैं ये ओसीआई फोसीआई कैंसिलेशन सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनका धंधा पूरा ही, वो कनाडा आते हैं ताकि वो काफी पैसा लेके ये ओसीआई वीजा देके काफी सारा इनकम फिर वापस ले जाते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।